और सत्ता में सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हो रही फायरिंग की बात। वैसे तो दोनों देशों के बीच में सीज फायर है। सीज फायर में ना तो बंदूकें गरजती हैं, ना ही बम बरसाए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि हर तरफ शांति शांति रहेगी, लेकिन खुद को मिस्टर सीज फायर कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर थोड़ा अलग है। इस सीज फायर में बार बार फायरिंग हो रही है। कभी ईरान पर हमला हो रहा है तो कभी लेबनान में इजराइल बड़े अटैक कर रहा है। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ बम बरसाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में दूसरी बार ईरान पर हमला हुआ। इस हमले ने युद्ध के दूसरे राउंड की आशंका को बढ़ा दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में ईरान युद्ध को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान को डील करनी ही होगी। इसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड हरकत में आया। अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला कर दिया। बंदर अब्बास में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए। बताया जा रहा है कि कुल 13 धमाके हुए। बंदर अब्बास में एयरपोर्ट रनवे पर मिसाइल गिरी। यह हमला अचानक किया गया, लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब देने में कोई देर नहीं लगाई। हमले के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। यूनाइटेड स्टेट्स बेस पर हमले का संदेश साफ था कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने यह हमला भी आत्मरक्षा में किया। उसकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास खतरा पैदा कर रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन मार गिराए। इस बारूदी झड़प को लेकर ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका होर्मुज में ईरानी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से बात बिगड़ गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि होर्मुज से एक अमेरिकी तेल टैंकर गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस टैंकर की सुरक्षा में अमेरिकी नेवी भी तैनात थी, लेकिन जैसे ही ईरानी सेना को यह बात पता चली, उसने तेल टैंकर को रोकने की कोशिश की। लेकिन जब टैंकर रुका नहीं तो ईरान ने पहले चेतावनी दी और फिर गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिकी तेल टैंकर वापस मुड़ गया, लेकिन ईरानी गोलाबारी से अमेरिका भड़क गया और बंदर अब्बास के आसपास कई हमले उसने शुरू कर दिए, जिसका मेन टारगेट ईरान के मिसाइल ठिकाने रहे। IRGC के नेवल बेस पर भी हमले की खबर है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूटा हो। मई महीने में ही अब तक 4 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है। पहले 3 और 4 मई की रात अमेरिका ने ईरान के द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया था। उसके बाद 7 और 8 मई को भी ईरान की 3 बंदरगाहों पर अटैक हुए थे। 25 मई को ईरान मिसाइल के ठिकाने वो जद में आए थे और होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी की सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नावों को निशाना बनाया गया था। फिर कल रात आत्मरक्षा का बहाना बनाकर एक बार फिर बंदर अब्बास को टारगेट किया गया और इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह कहा जा सकता है कि स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका और ईरान के बीच में एक ट्रिगर बन चुका है। यहां लगातार हो रहे मिनी वॉर पॉलिसी वाले ये हमले भीषण युद्ध का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बंदर अब्बास जैसे रणनीतिक ठिकाने पर पहले ईरान के लिए बड़ी चोट है। यहां यह भी समझ लीजिए कि आखिर अमेरिका बार बार बंदर अब्बास को ही टारगेट क्यों कर रहा है। इसकी पहली वजह है होर्मुज पर कंट्रोल। बंदर अब्बास होर्मुज स्ट्रेट के सबसे सकरे हिस्से को कहते हैं। यहां पर मौजूद है एक्चुअली बंदर अब्बास, और यहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर और जहाज पर सीधे निगाह रखी जा सकती है। इसका मतलब जो बंदर अब्बास को कंट्रोल करेगा, होर्मुज पर उसी का कंट्रोल रहेगा। दूसरी वजह यह है कि बंदर अब्बास में ईरान का नेवल बेस है। यहीं IRGC की नेवी का मुख्यालय है। ईरान की माइंस बिछाने वाली बोट का यहीं पर बेड़ा है, जो कि चाइनीज क्रूज मिसाइलों से लैस है। मिसाइल पावर के लिहाज से भी बंदर अब्बास अहम है। यहां के पहाड़ी इलाकों में मिसाइल साइट्स हैं। आत्मघाती ड्रोन्स की भी यहां बड़ी तादाद में तैनाती है। इसके अलावा यहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। अमेरिका इसी ताकत को कमजोर करना चाहता है। बंदर अब्बास पर हमलों का एक आर्थिक पहलू भी है। ईरान के व्यापार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। 85% समुद्री व्यापार यहीं से होता है। यही वजह है कि ईरान ने हमलों का फौरन जवाब दिया। जितनी भीषण बारूदी फायरिंग हो रही है, उतनी ही भीषण जुबानी फायरिंग भी जारी है। अब ये जो हमला हुआ बंदर अब्बास पर, इसका हमला लेने के लिए IRGC ने फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट किया, लेकिन असली बदला कुवैत के अमेरिकी बेस पर हमला करके लिया गया। खबर है कि ईरान ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरान की तरफ से 4 ड्रोन दागे गए। इस जवाबी अटैक के बाद कुवैत एयरबेस पर भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि कुवैत का दावा है कि 90% हमलों को हमने रोक लिया। ईरान का दावा है कि कुवैत की जमीन से ही उस पर हमला हुआ। कुवैत के बेस से ही बंदर अब्बास पर अमेरिकी सेना ने हथियार लॉन्च किए। ईरान ने दलील दी कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और जहां से हमला होगा वहां पर काउंटर फायर जाएगा। साथ ही अरब देशों से अपील करते हुए यह भी कहा कि वो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न होने दें, वरना अमेरिका भी अरब देशों को ईरान से बचा नहीं पाएगा।
ईरान ने धमकी दी है कि जवाब देने के लिए उंगलियां हमारी हर वक्त ट्रिगर पर हैं, हर हमले का ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी देखा नहीं गया होगा। इन जंगी तेवरों के बीच में डील वाली संभावना एकदम दम तोड़ती नजर आ रही है। इसकी वजह भी जान लीजिए। ईरान की पहली शर्त है लेबनान में हमले रोके जाएं, लेकिन इजराइल ने हमले तेज करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप इसे रेड लाइन बता चुके हैं। होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह है यूरेनियम। कई बार ऐसे दावे किए जा चुके हैं कि ट्रंप इसे हासिल करने के लिए स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे स्कूबा टैंकों में सुरक्षित रखा गया है और ये स्कूबा टैंक अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा दिए गए। इन सुरंगों तक अमेरिकी बंकर बस्टर बम तक भी नहीं पहुंच सकते। तनाव का दूसरा मुद्दा है होर्मुज। ईरान अब ओमान के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूलना चाहता है। जब ट्रंप से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने सहयोगी देश ओमान को भी धमकी दे डाली और ओमान को अपनी हद में रहने की नसीहत भी दे दी। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान होर्मुज में टोल लगाने को लेकर ओमान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान और ओमान के बीच में सेवा शुल्क वाले इसी प्रस्ताव से ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ओमान को बाकी देशों की तरह, वेस्ट एशिया के जो बाकी देश हैं उनकी तरह व्यवहार करना पड़ेगा, ईरान की तरह नहीं। साथ ही यह भी कहा है कि अगर ओमान नहीं माना तो उसे उड़ा देंगे, क्योंकि होर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अब सत्ता में बात करते हैं पाकिस्तान के इतिहास वाले कबूलनामे की, जिसमें पाकिस्तान के पाठ्यक्रम पर सवाल उठाए गए हैं। वहां बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद ये सवाल उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने के बाद नई बहस छिड़ गई। आप पहले ये जानिए ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को सच से सामना करना पड़ रहा है। उनका पूरा बयान आपको सुनाएंगे, उसके पहले उनकी बातों की 5 बड़ी बातें, जो बातों के भीतर की बातें हैं, वो समझ लीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वहां बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू शासकों को इतिहास से लगभग मिटा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को पाकिस्तान में इतिहास की किताबों से हटा दिया गया क्योंकि वो हिंदू राजा थे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि उनके पूर्वज हिंदू थे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के इतिहासकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाई जाने वाली किताबें ऐसे लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक खास मानसिकता में ढालने की कोशिश की, सच नहीं लिखा। महमूद गजनवी की बुराई, कनिष्क की, अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें और ये कहना कि हमको अपनी हेरिटेज पर प्राउड है, और साथ में ये भी जोड़ना कि इससे मैं कम पाकिस्तानी तो नहीं हो जाता। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जो हमेशा भारत विरोधी बातें कहते हैं, धमकियां देते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वहां के रक्षा मंत्री अपने पूर्वजों को हिंदू बता रहे हैं। मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गजनवी को मुस्लिमों का कातिल बता रहे हैं। यहां पाकिस्तान के असली चरित्र का जिक्र भी जरूरी है, और इससे आप समझ सकते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो बात कह रहे हैं उसे पाकिस्तान की सत्ता कितनी गंभीरता से लेती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार ने लाहौर के 9 इस्लामिक जगहों के नाम बदलने की घोषणा की थी। मकसद था इतिहास को करेक्ट करना, इन जगहों के मूल नाम को प्राथमिकता देना, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के बाद यह फैसला वापस लेना पड़ा। उदाहरण के लिए लाहौर के इस्लामपुरा का नाम कृष्णनगर, सुन्नत नगर का नाम संत नगर करने की तैयारी थी, लेकिन यह फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान की सत्ता का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथों में। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मंत्री की बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को हजम होगी? नहीं होगी। और कट्टरपंथियों को हजम नहीं होगी तो क्या किसी दूसरे को वो काम करना अलाउ करेंगे जो इतिहास को उसके सही परिप्रेक्ष्य में दिखाने के संबंध में हो? जाहिर है नहीं। खैर, अब राजनीतिक सत्ता में आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धरामैया ने सीएम पद के अपने दूसरे कार्यकाल में करीब 3 वर्षों के बाद इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक को अब नया सीएम मिलेगा। नए नाम का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उससे संकेत है कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम होंगे, बस ऐलान बाकी। इस्तीफा देने से पहले कर्नाटक से आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिससे भविष्य की राजनीति के संकेत मिले। यह तस्वीर तब की थी जब आज सुबह एस सिद्धरामैया ने अपने सभी मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर घर बुलाया। इसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिवकुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए और गले लगाया। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। डीके शिवकुमार का सिद्धरामैया के पैर छूना महज सम्मान नहीं था, बल्कि यह संदेश देने की कोशिश थी कि यह सत्ता परिवर्तन शांति, सद्भाव और सहमति से है और पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। इसमें सिद्धरामैया की भी सहमति है और शिवकुमार को उनका आशीर्वाद भी है। इसमें सिद्धरामैया के समर्थकों को साधने का भी एक प्रयास नजर आता है।
सिद्धारमैया ने करीब 3 बजे इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। गहलोत फिलहाल पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಳಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, राज्य राजकारणदಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ। वैसे सूत्रों की माने तो सिद्धारमैया ने बहुत आसानी से सीएम पद छोड़ा नहीं है। राहुल गांधी के कहने पर वो इस्तीफा देने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें भी प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के सामने रख दी, जिसके बाद सुरजेवाला ने कहा कि वो इस्तीफा देने के बाद अगर आप मेरे साथ दिल्ली चलना चाहें तो चलिए और राहुल गांधी के सामने सब तय हो जाएगा। ऐसे में इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धा की शर्तें हैं कि उनके करीबी मंत्रियों को बरकरार रखा जाए और उनके बेहतर विभागों से छेड़छाड़ न हो। उनके एमएलसी बेटे के सियासी भविष्य का भी ख्याल रखा जाए, जिस पर आलाकमान पहले से ही अच्छे विभाग देकर कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए तैयार है। अब तक डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहे डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे तो अध्यक्ष का पद उनके समर्थक को दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा। अगर किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सिद्धारमैया की राय को प्रमुखता दी जाए, ये भी उनकी मांगों में शामिल है। इसके अलावा आला कमान ने उनको राज्यसभा सीट और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा पद देने का भी ऑफर किया है, जिससे खासकर दक्षिण भारत में बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर पार्टी उनका इस्तेमाल कर सके। हालांकि शुरुआती तौर पर सिद्धा दिल्ली आने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि वो कर्नाटक में ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस ने कर्नाटक को बर्बाद कर दिया है, 2028 में हार निश्चित है। ಅದು ಅಳಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಸಿದಾರ ಸಾಹೇಬ್ರು? ಏನಿದೆ ಸರ್, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ, ನುಡಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೋಗವ್ರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Siddharamaiah Saab is one of the tallest leader of Karnataka state, and he is a good administrator. He is a mass leader. And today, just because High Command has taken a decision to make a way for others, and he has obliged the High Command, and in the interest of the party, he has taken a decision. I already has clarified that whatever the High Command told, and he has followed the High Command direction. वहाँ सत्ता के लिए ही सब कुछ होता है। आपस में भी मारा काटी मचा हुआ तो सब किसको नहीं पता है, लेकिन अब ये तो उनके पार्टी का निर्णय है। We have seen changes happen in various state governments from even the Bharatiya Janata Party, and in the BJP we've seen how overnight changes happen without consultation. This is a smooth transition. The tussle between Mr. Shivakumar and Mr. Siddharamaiah was going on for a long time. Let us see how that government is going to function in the coming days. से भी सरकार कांग्रेस की हर जगह अस्थिर हो चुकी है, नेतृत्व का अभाव है, और आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें कर्नाटक बेहद अहम है। अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब से 2 वर्ष बाद वहां विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक में अभी से राजनीतिक गणित को मजबूत कर लेना चाहती है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने 78 वर्षीय सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को सीएम बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को सीएम क्यों चुना है। इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। कर्नाटक का सत्ता परिवर्तन केवल 2 चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि कांग्रेस का एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग दांव है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों का फैसला मुख्य रूप से 5 बड़े वोट बैंक करते हैं। लिंगायत 16% है,
16 से 17% के आसपास। इनका उत्तरी और मध्य कर्नाटक में दबदबा है। ये मुख्यतः बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं। वोकलिंगा ये 14 से 15% है। ओल्ड मैसूर रीजन में इनका वर्चस्व है। इस वोट बैंक पर जेडीएस और कांग्रेस दोनों का असर है। राज्य में मुस्लिम 12% से 13% के बीच में है। तटीय और शहरी क्षेत्रों में निर्णायक माने जाते हैं। मुख्यतः कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। कुरुबा इस समुदाय के लोग 7 से 8% हैं। ये राज्य भर में फैले हुए हैं और सिद्धारमैया इसी समुदाय से आते हैं। इनका वोट भी कांग्रेस की तरफ झुकाव वाला माना जाता है। अनुसूचित जाति की आबादी 17% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 7% के आसपास है और ये दोनों पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। ये वोट बटा हुआ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की इसमें पकड़ कदरन मजबूत मानी जाती है। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को इसकी सबसे बड़ी चिंता सिद्धारमैया और उनके मजबूत अहिंदा वोट बैंक को लेकर रही है। सिद्धारमैया ने अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों का पावरफुल समीकरण तैयार किया। माना जाता है कि यह वर्ग मिलकर 40% से अधिक वोटों को प्रभावित करता है। कांग्रेस की दुविधा यह भी थी कि अगर सिद्धारमैया को अचानक हटाया जाता है तो कुरुबा और पिछड़ा वर्ग नाराज हो सकता है और यही वजह रही कि सब कुछ इत्मीनान से होते हुए दिखाया जाना आवश्यक था और सिद्धारमैया खुद इस्तीफे का ऐलान करें यह भी आवश्यक था। अब कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया के अहिंदा समीकरण और डीके शिवकुमार के वोकालिंगा प्रभाव को साथ लेकर नया सत्ता संतुलन बनाना आसान होगा। पार्टी के भीतर यह समझ बनी कि लंबे समय तक कर्नाटक में मजबूत बने रहने के लिए सिर्फ अहिंदा वोट बैंक काफी नहीं है। दक्षिण कर्नाटक के वोकालिंगा वोटों में पकड़ मजबूत करने के लिए ही डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि अहिंदा कर्नाटक की राजनीति का एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक समीकरण है। यहां ए का मतलब है अल्पसंख्यक, HI का मतलब है हिंदू लिदफ, यह कन्नड़ शब्द है, इसका मतलब है हिंदू पिछड़ा वर्ग, DA इसमें दलित है। यह कुछ कुछ उत्तर भारत की राजनीति में PDA की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये उसका एब्रीविएशन बताता है कि PDA इनके लिए स्टैंड करता है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से करीब 60 से 65 सीटें ओल्ड मैसूर रीजन से आती हैं और इस इलाके में वोकालिंगा समुदाय चुनावी नतीजों की दिशा तय करता है। पिछले 3 दशकों से इस क्षेत्र की राजनीति पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और उनकी पार्टी JDS का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से वोकालिंगा समुदाय का बड़ा हिस्सा सीधे कांग्रेस के साथ आ सकता है। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि JDS के पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर किया जाए, जिससे बीजेपी JDS गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी को तोड़ा जा सके। बीजेपी जहां लिंगायत वोटों पर पकड़ बनाए हुए है, वहीं JDS वोकालिंगा राजनीति की धुरी रही है और ऐसे में कांग्रेस वोकालिंगा CM का दांव चलकर दक्षिण कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 बड़े सामाजिक समीकरणों को साथ लेकर एक राजनीतिक तैयारी शुरू की है, जिसमें एक तरफ सिद्धारमैया के जरिए अहिंदा वोट बैंक को जोड़े रखना और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के चेहरे पर वोकालिंगा लोगों को साथ में लाना और इस तरीके से राजनीति में JDS की पकड़ को कमजोर कर देना उनकी स्ट्रैटेजी है। डीके शिवकुमार गांधी परिवार के करीबी हैं। 2023 के चुनाव में उनकी रणनीति के कारण ही बीजेपी की बड़ी हार हुई। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को काफी आक्रामक बनाया। 2023 में कांग्रेस की जीत में उनका काफी बड़ा योगदान था। बावजूद इसके उन्हें डेप्यूटी CM पद से ही तब संतोष करना पड़ा और CM बनने के लिए 3 वर्षों का इंतजार भी करना पड़ा। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट, संकटमोचक और आक्रामक प्रशासक माना जाता है। उनके CM बनने से सरकार की कार्यशैली में बड़ा बदलाव होगा, ऐसा समझा जा रहा है। कांग्रेस आला कमान के लिए डीके हमेशा से संगठन और संसाधनों के मजबूत स्तंभ रहे हैं। उनके CM बनने से संगठन मजबूत होगा और संसाधन बढ़ेंगे। डीके शिवकुमार वोकालिंगा है। वोकालिंगा बाहुल्य वाले ओल्ड मैसूर रीजन में वो बीजेपी और JDS के मजबूत वोकालिंगा गठजोड़ को तोड़ सकते हैं। डीके शिवकुमार के सामने बड़ी चुनौती होगी सिद्धारमैया खेमे को संतुष्ट रखना और अहिंदा और कुरुबा वोट बैंक को कांग्रेस के साथ बनाए रखना, जिसका मैनेजमेंट वो विधानसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि कर्नाटक में चुनावी नतीजों की दिशा तय करने वाले वोकालिंगा समुदाय के अलग अलग राजनीतिक दलों से 7 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस समुदाय से आने वाले राज्य के 8वें मुख्यमंत्री होंगे। मैसूर राज्य के पहले CM कांग्रेस के चलंगाया रेड्डी थे, जो इसी समुदाय के थे। कांग्रेस के ही केंगल हनुमंथैया भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो इसी समुदाय से थे। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा कड़ीदल मंजप्पा
जनता दल के एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस के एसएम कृष्णा, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, भारतीय जनता पार्टी के डीवी सदानंद गौड़ा भी वोकालिंगा समुदाय से ही थे। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से पहले 3 मुख्यमंत्री भी वोकालिंगा समुदाय से ही थे। इससे आप वोकालिंगा समुदाय की वहां की सियासत में पकड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। सत्ता में अगली खबर उन न्यूज मित्रों के लिए जो नैनीताल, शिमला या कसौली जैसे टूरिस्ट प्लेस पर छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं। आज हमने सभी पहाड़ प्रेमियों के लिए एक वीडियो की कुंजी तैयार की है जिसमें जाम से ज्यादा आग वाला अलार्म है। देखिए कैसे आपके फेवरेट हिल स्टेशंस पर एक बड़ा अग्नि संकट आ गया है। इस वक्त पहाड़ों पर 2 सायरन एक साथ बज रहे हैं, जिसमें एक आपके लिए मुश्किलों और चुनौतियों भरा है, दूसरा डराने वाला। उत्तराखंड से हिमाचल तक तमाम जगहों पर भयंकर जाम से पहाड़ों का इकोसिस्टम क्रैश होने का खतरा है। अब जंगलों में लगी आग ये भी पहाड़ तपा रही है और इसकी गर्मी कई टूरिस्ट प्लेसेस पर महसूस भी हो रही है। पहले जंगलों में लगी उस आग की बात जो गर्मी, तापमान और लापरवाही की वजह से तेजी से फैल रही है और कई जगह हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आग जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, तो कहीं वायुसेना की मदद भी लेनी पड़ी है। पहले देखिए किन हिल स्टेशन पर आग वाला संकट है। इसमें उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल वाले इलाके हैं। जैसे नैनीताल के पास के कई क्षेत्र के जंगल जलते जा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति अल्मोड़ा के आसपास के कुछ हिस्सों में भी बनी हुई है। चमोली भी इस अग्नि संकट से प्रभावित है, तो इसका असर लैंड्स डाउन में भी देखा जा सकता है, जहां तापमान में भारी इजाफा हुआ है। इसी तरह हिमाचल में शिमला से कसौली तक जंगलों में आग की घटनाएं हुई हैं। कसौली में तो हालात ये थे कि वहां आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स उतारने पड़े। इसके अलावा मंडी तक आग का असर देखा जा रहा है। सबसे पहले नैनीताल की स्थितियां आपको दिखाता हूं, जहां आसपास के इलाकों में जंगल आग की वजह से धधक रहे हैं और ये आग कई हिस्सों में बढ़ती जा रही है। हालांकि वन विभाग और दमकल विभाग की टीम इसे कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन लोगों के मन में चिंता का पहाड़ खड़ा हो रहा है। टिहरी के पोखाल रेंज में आने वाले स्यूरी गांव के आसपास भी जंगल में जबरदस्त आग देखी गई है। दोपहर में तेज हवाओं के कारण यह आग और तेजी से फैलने लगी, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले भी टिहरी में आग की कई घटनाएं हुई हैं, जिस पर कंट्रोल कर लिया गया था। उत्तराखंड के साथ हिमाचल में भी स्थिति चिंताजनक है। शिमला के पास रिझाना गांव में भी जंगल की आग से लोग डरे हुए हैं। यहां भी वन विभाग और स्थानीय लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। दावा किया जा रहा है कि इस आग की वजह से शिमला के तापमान में इजाफा हुआ है। सोलन के भी कुछ जंगलों में भयंकर आग लग गई, जिस पर स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें काबू नहीं कर पाई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। हालांकि अब दावा है कि कसौली के जंगलों में लगी आग को लगभग शांत कर दिया गया है। इसके लिए सेना की कसौली ब्रिगेड ने फौरन कार्रवाई शुरू की। जमीनी स्तर पर सैनिकों ने आग की लपटों को रोकने के लिए फायर ब्रेक बनाए, जबकि वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने चंडीगढ़ के सुखना झील से पानी भरकर बॉबी बकेट के जरिए बार बार आग पर पानी की बौछारें की। वैसे जंगल की आग वाला ये चैप्टर सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल तक ही नहीं है, बल्कि ऐसी ही स्थिति जम्मू में भी देखी जा रही है। जम्मू में ही उधमपुर के रामनगर के जंगलों में कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जिसे अब तक बुझाया नहीं जा सका है। उत्तराखंड से हिमाचल तक जंगलों में आग किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रही है, इस पर यह रील। पिछले एक आध हफ्ते से हम देख रहे हैं कि आग की घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि अचानक जो गर्मी में तेज़ी हुई है और ह्यूमिडिटी जो कम हुई है, उसकी वजह से आग थोड़े इंसिडेंट्स बढ़े हुए हैं। परंतु हमारे लिए एडवांटेज है कि उससे पहले जो बारिश हो रही थी, जो नमी बनी हुई थी, उससे ग्रीन ग्रास बनी हुई है हर जगह पे, तो आग स्प्रेड इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। टूरिस्ट के लिए यही मैसेज है कि अगर आप रोड के साइड में कहीं पर आग देख रहे हैं तो काइंडली आप इमरजेंसी नंबर से, डिजास्टर नंबर से उनको आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, आप स्वयं रोड पे मैचस्टिक या ऐसी कोई आग की सिचुएशन क्रिएट ना करें। ये गांव रैतोली और फिर ये रैतोली छुआ और रिठी के उसमें आग लगी हुई है। यहाँ रिठा चाय बागान है, ऊपर रैतोली गांव है, जिसमें हमने पूरा गांव की तरफ से और चाय बागान का तरफ से कंट्रोल करके और आग को लाइन दी थी हमने। ये यहाँ तो ये शराब की भट्टी है कि यहाँ जंगल में, इसकी वजह से इसमें आग लगी हुई है, क्योंकि शराब पी के लोग उत्पात मचा रहे हैं और आग लगा दे रहे हैं जंगलों में। उत्तराखंड के चिंताजनक हालात पर सीएम की भी नजर है। लगातार बैठकें हो रही हैं और अब यह ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर कोई शरारती तत्व ऐसी किसी घटना में शामिल पाया गया तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में आग में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति कहां बनी हुई है वो देखिए।
दरअसल कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड राज्य के दो हिस्से हैं। ये दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, जंगलों से भरे हुए हैं। अब जिन इलाकों में आग लगी है उनमें नैनीताल और अल्मोड़ा के जंगल हैं जो कुमाऊं में आते हैं, जबकि गढ़वाल में भी चमोली, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जंगलों तक आग का कहर देखने को मिला है। ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ऐसा क्या है जो वहाँ के जंगल बार बार जलने लगते हैं। खासकर उत्तराखंड के लिए जंगलों की आग एक वार्षिक आपदा की तरह बन गई है, क्योंकि अब ये संकट हर साल आता है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से अब तक करीब 400 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 350 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल से अब तक आग की 248 घटनाएं हुई हैं, जिनमें करीब 2900 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। इससे करीब 70 लाख के नुकसान की आशंका है। लेकिन अब ये समझिए, आखिर उत्तराखंड के जंगलों में ये आग हर वर्ष लगती क्यों है। दरअसल उत्तराखंड के 16 से 17% जंगली इलाकों में चीड़ के पेड़ हैं। चीड़ के पेड़ की पत्तियों को आग के फैलने का मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में चीड़ के पेड़ की पत्तियां बहुत तेजी से सूखती हैं और जंगल में आग सबसे पहले जमीन पर गिरे इन्हीं सूखे पत्तों में लगती। वैसे कई बार कुछ लोग जानबूझकर भी इसमें आग लगाते हैं, तो कई बार तेज हवा में पेड़ों के टकराने से, घर्षण से भी आग लग सकती है, क्योंकि चीड़ के पेड़ों से रेजिन नाम का एक तरल पदार्थ निकलता है जो बहुत इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। और जब वो ज्वलनशील पदार्थ आग के संपर्क में आता है तो ये आग और ज्यादा तेजी से भड़कती है, क्योंकि बारिश नहीं होने की वजह से जंगलों में जमीन की नमी कम रहती है, इसलिए जमीन में नमी नहीं होने से ये आग फैलती चली जाती है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है आपके सामने। आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जंगलों की आग कितने वर्षों की मेहनत और संपत्ति को एक झटके में खत्म कर देती है। चीड़ के एक पेड़ को पूरी तरह विकसित होने में कम से कम 25 से 30 वर्ष का समय लगता है, और इन पेड़ों की संख्या उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, जो आय का एक बड़ा सोर्स है। यानी एक चिंगारी कितने वर्षों की मेहनत को कुछ मिनट में राख में बदल सकती है। उत्तराखंड की ये आग उसका सबूत है। और अब अगली खबर। कभी कभी कोई शायर जाता नहीं है, वो बस महफिल से उठकर भाषा के भीतर बैठ जाता है। मशहूर शायर बशीर बद्र अब व्यक्ति नहीं रहे, वो एक आवाज बन गए हैं। 91 वर्ष की उम्र में उनके जीवन की शाम हो गई है। आज लगता है जैसे उनका यह शेर इसी दिन के लिए उन्होंने लिखा था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र की भाषा में मिठास थी, लेकिन चीनी जैसी नहीं, पुराने घाव पर रखे शहद जैसी। 1987 के मेरठ दंगों में जब उनका घर जला तो उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं भी जलकर राख हो गईं जो छापी ही नहीं जा सकी थी। लेकिन बशीर बद्र की खासियत यह थी कि वो नफरत के धुएं से भी मोहब्बत को बचा लेते थे। उन्होंने अपने जले हुए घर की राख से यह शेर निकाला। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र 1935 में अयोध्या में पैदा हुए थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और वहां उर्दू के प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दी। उन्होंने गजल को डिक्शनरी के मुश्किल शब्दों से निकालकर ड्राइंग रूम, मोहल्ले, हॉस्टल और टूटे हुए दिलों की जेब में रख दिया। वो दुनिया की मजबूरियां समझते थे, इसीलिए बड़ी आसानी से कह गए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्हीं ने लिखा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शिमला समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र का लिखा एक शेर सुनाया था, जो कहता है, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जिंदगी के आखिरी दिनों में डिमेंशिया के चलते भूल जाने की बीमारी है ये। उनकी गजलें उनकी याददाश्त से फिसलने लगी। उन्हें अपनी रचनाएं मुश्किल से याद आती थी। डिमेंशिया जैसी बीमारी एक शायर के लिए सिर्फ बीमारी नहीं है, ये अपने ही भीतर बनी क्रिएटिव लाइब्रेरी में अंधेरा भर जाने जैसा दुख भी है। लेकिन उस अंधेरे में भी उनके शेर गूंजते रहे। अब वो शेर जिंदगी में इतने घुल मिल गए हैं कि हर दूसरे मौके पर सुनाई दे जाते हैं। फलसफा देखिए, जिस आदमी का घर दुनिया ने जलाया, उसने हमारी भाषा और स्मृतियों में अपना ऐसा स्थायी घर बना लिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। बशीर साहब, हमारी आपकी जुबान पर हमेशा हमेशा धड़कते रहेंगे। आज सत्ता में यहीं आपसे विदा चाहिए, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी सत्ता में। और तब तक गुजारिश ये कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मित्रों तक पहुंचाइए। नमस्कार।